हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिस्ट्री में 7वीं क्लास का पार्ट नंबर 4 मुग़ल 16वीं से 17वीं शताब्दी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके भी बताएं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सभी ध्यान से सभी सुनेंगे। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। ठीक है, अपने पूर्ववर्तियों के अनुसार मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यह आपको पता है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, 15 अगस्त को वो लाल किले से ही देश को संबोधित करते हैं। सबसे पहले तो ये कि देखिए कि मुगल कौन थे। ठीक है, देखिए जो मुगल थे, मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से वे ईरान, इराक तथा वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, ठीक है, तैमूर की मृत्यु हुई थी 1404 में हुई, के वंशज थे। ठीक है, यानी कि जो मुगल माता की तरफ से तो मंगोल के वंशज थे। ठीक है, और पिता की तरफ से वो तैमूर के वंशज थे। ठीक है, परंतु जो मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। ठीक है, देखिए जो मंगोल थे वे अपने आप को मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। क्यों? उसके पीछे का रीजन ये था, जो चंगेज खां था, चंगेज खां मुगल शासक था। ठीक है, उसके उससे जो यादें जुड़ी हुई थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए जो मुगल थे अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद बिल्कुल भी वो नहीं करते थे। ये स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। अब हम बात करते हैं मुगल सैन्य अभियान की। प्रथम मुगल शासक बाबर। ठीक है, प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर था, और इसने 1526 से 1530 तक इसने शासन किया। ठीक है, बाबर ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। ठीक है, यानी कि देखिए जब बाबर को उत्तराधिकार दिया गया तो उसकी उम्र केवल कितनी साल थी? सिर्फ 12 वर्ष थी। ठीक है, मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम 1526 में हुआ था। किस किस के साथ हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था। ठीक है, और देखिए आप ये चित्र देख सकते हैं। इस चित्र में पहला देखिए उस टाइम में भी 16वीं शताब्दी में भी युद्ध में तोप और बम का प्रयोग हुआ था। ठीक है, वो पानीपत का प्रथम युद्ध है जिसमें तोपखाने और बम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदयात की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था? ज्येष्ठ अधिकार या सहदयात?
नेक्स्ट है मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। देखिए, मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। देखिए, इसमें साइड में दे रखा है कि जो राजपूत थे, राजपूतों के साथ में मुगलों की शादियां, जो जहांगीर की जो माँ थी कछुआ की, वो राजकुमारी थी, ठीक है। वह अंबर, वर्तमान में जो जयपुर के राजपूत शासक की वो पुत्री थी, ठीक है। और शाहजहां की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी, वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी, ठीक है। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मान्य व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। अब हम बात करते हैं मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामूहिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। शुरू में ज़्यादातर सरकार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए, यानी कि जो लोग मुगलों की सेवा करते थे, ठीक है, यानी कि जो मुगलों की जो सेवा करते थे, जो नौकरशाह थे, उनको क्या कहलाते थे? वो मनसबदार। और मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। एक बार अगर कहा जाए तो यानी कि मनसबदार का मतलब ये था कि जो किसी व्यक्ति के पास, जैसे आज हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं ना, तो वैसे उसी तरीके से मनसबदार सरकार का प्रयोग भी एक सरकारी हैसियत अथवा एक पोस्ट के लिए किया जाता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब पर इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब हम बात करते हैं जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था, ठीक है, यानी किसानों से जो उपज मिलती थी, जो उपज उनको प्राप्त होती थी, वही मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार
कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। अकबरनामा और आईने अकबरी। देखिए, अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह इसके शासनकाल का इतिहास लिखे। ठीक है, अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। इसका शीर्षक है अकबरनामा। ठीक है, तो अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है और तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरों और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। देखिए, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। देखिए, जो मेहरुनिशा, ठीक है, जो नूरजहां थी, नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिशा। ठीक है, मेहरुनिशा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकोर मोहर बताती है उदात और महान महारानी नूरजहां पाशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ये नूरजहां का फरमान है। ठीक है, 17वीं शताब्दी में उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थीं। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, किंतु वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे, वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राटों को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। ठीक है,
ये जो हम सिलेबस कर रहे हैं ये हमारा बिल्कुल नया पैटर्न है। 2024-25 में जो सिलेबस आया हुआ है ये नया हमारा सिलेबस है, ठीक है। इसमें इतना ही था, तो ये 4th वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, मुगल वाला, ठीक है। और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें हम इसमें से जितने भी MCQ बनेंगे चैप्टर नंबर 3rd और 4th, उन दोनों के आपको क्वेश्चन आंसर की नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे सभी को फ़ायदा हो, ठीक है। प्लीज़ मेरे को लाइक करें, सब्सक्राइब और साथ में शेयर भी करें, और प्लीज़ कमेंट्स करके भी बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ आ रही है और क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।